जय श्री राम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबका एडवांस बहुत बढ़िया रहा होगा, बहुत अच्छा रहा होगा और आप सबकी मेहनत आपको एक फ्रूट दी होगी। मेरा नाम है अर्णव चैटर्जी। मैं हूँ फाउंडर ऑफ सरस्वती क्लासेस, गेट डीए ऑल इंडिया रैंक 84। और आज मैं आप सभी के सामने लाऊंगा जेई एडवांस 2026 का पेपर डिस्कशन। हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन, पेपर बाय पेपर डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा लंबा वीडियो आएगा क्योंकि मेरे पास कोई 8-10 टीचरों की टीम नहीं है। मैं अकेला ही डिस्कस करने वाला हूँ पेपर पेपर अगर मैं बात करूं, मैथ्स का बहुत सुंदर पेपर है, काफी डिफिकल्ट लेवल का ये पेपर है क्योंकि इसमें लंबी सवाल बहुत है। बट इस पेपर को एक चीज इजी बनाती है कि इसमें नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा है। तो उस चीज की वजह से ये पेपर ऊपर ऊपर से देखो तो आसान लगता है, बट जब आप ऐसे पेन पेपर लेके सॉल्व करने बैठो तो आप एज अ टीचर समझ पाते हो कि हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक छोटा छोटा ट्रैप सेट किया गया है जो आपको -1 मार्किंग की तरफ धकेलेगा। इस बार के पेपर में रुड़की की तरफ से कैलकुलस में थोड़े ज्यादा टफ सवाल देखने को मिले हैं और अलजेब्रा में जो है पीएनसी का डोमिनेंस रहा है, जो कि थोड़ा एक्सपेक्टेड रहता है जब भी रुड़की पेपर सेट करता है। उसके अलावा जो है इन जनरल अगर मैं पैटर्न की बात कर लूँ आप लोग के साथ, तो पैटर्न भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो पेपर वन का जो पैटर्न था वो ये था कि 4 सिंगल कैरेट सवाल थे, 4 मल्टी कैरेट थे, 4 इंटीजर थे और 4 मैट्रिक्स थे। और अगर मैं स्टूडेंट होता और पेपर अटेंड कर रहा होता तो मैं मैच द कॉलम से मैथ स्टार्ट करता क्योंकि मैच द कॉलम बहुत इजी थे और कम्प्लीटली कम्प्लीटली स्टोरिंग थे। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बात बहुत अच्छी थी इस बार कि अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है, लेट अस से टैंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन याद नहीं है, तो जैसे मुझे भी अभी याद नहीं है क्योंकि मैंने ऑब्वियसली जेई की पढ़ाई अब छोड़ दी है, तो मैंने भी डिराइव कर करके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से उन प्रॉब्लम से इजीली सॉल्व कर दिया था, है ना। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले के थ्रू जाते तो ये सवाल ज्यादा लंबा हो जाता। ठीक है। तो अब सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं ना। जिस तरह का पेपर रहे तो आप सॉल्यूशन के थ्रू समझ सकते हो। और मैं कहूंगा कि ये पेपर ना गेट डीए एस्पिरेंट्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा मतलब जेई वालों जो डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, काफी ज्यादा सवाल पूछे गए हैं इन दोनों से। आए देते हैं पहला सवाल क्या कहता है कि एक फंक्शन दिया है, कंसीडर द फंक्शन एफ जिसका डोमेन है पॉजिटिव रियल नंबर्स और रेंज है रियल नंबर्स, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू, एक्चुअली वो टू डोमेन है बट हम लोग उसे रेंज ही मानेंगे क्योंकि फंक्शन की इंफॉर्मेशन दी है, राइट। एफ एक्स बराबर रूट एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस वन। अब आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, फंक्शन एफ एज अ लोकल। ठीक है, इससे मतलब मुझे डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव दोनों लगेगा, इतना समझ आ गया। ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ। एफ डैश एक्स बेटा मेरा देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। सबसे पहले रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा तो वो बन जाएगा एल एन एक्स बाई टू रूट एक्स। बिल्कुल सिस्टमैटिक चलोगे ना तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, वरना मिस्टेक होने के बड़े चांस बन जाते हैं। ठीक है। प्लस वन बाय रूट एक्स माइनस वन। ठीक है। ये मेरा एफ डैश एक्स बनेगा और ये इतना सर अब नहीं हो रहा है। ठीक है। और अब मेरा एफ डबल डैश एक्स मैं इससे थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। तो एफ डबल डैश एच जो है मेरा वो कैसे बनेगा, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल मत लगाइए, इसका प्रोडक्ट रूल से ही सॉल्व कीजिए। ठीक है। तो एफ डबल डैश एच जैसे मुझे निकालना है एल एन एक्स बाई टू रूट एक्स, तो इसको मैं ना ऐसे देख लेता हूँ एल एन एक्स इंटू वन अपॉन टू रूट एक्स। ठीक है। इसको ऐसे देखने का फायदा क्या है कि अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दिख रहा है मुझे, प्लस वन बाय रूट एक्स माइनस वन। थोड़ा और इजी करना चाहो, हाँ, थोड़ा और इजी करने के लिए मैंने वन बाय टू रूट एक्स लिया ताकि वो सिंप्लीफिकेशन के टाइम मुझे थोड़ी सी इजी रहे। तो ये एल एन एक्स का जब मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो वो क्या देगा, वन बाय एक्स। ठीक है। और वन अपॉन टू रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या देगा मुझे, माइनस वन अपॉन फोर एक्स रूट एक्स, राइट। एच टू द पावर माइनस वन बाय टू का अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वो क्या देगा, माइनस वन बाय टू एच सी पावर माइनस थ्री बाई टू। और एच सी पावर माइनस थ्री बाई टू क्या हो जाता है, एच इंटू रूट एक्स।
h टू द पावर -1 इंटू h टू द पावर -1/2 है ना। ये चीज तो आपको याद होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया प्लस 1/√h, 1/√h से डिफरेंशिएशन विल बी -1/2h√h, है ना। और 1 का तो डिफरेंशिएशन विल बी 0, कांस्टेंट है। तो ये और ये चढ़ गया, तो f'(h) बेटा हमारे पास इतना आ रहा है, और यहाँ पे जो है तुम्हारा ln h सही नहीं जाएगा, -ln h रहेगा, प्रोडक्ट रूल लगाया है। तो f'(h) बेटा मेरा आ रहा है -ln h/4h√h, है ना। सिंप्लीफिकेशन काट देते हैं और आंसर रहने दो इस पर, ठीक है। अब देखो उसने क्या क्या बोला है। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से 1। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये 1 पे 0 बनेगा। अब मुझे एक चीज पता है कि ln h इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब होता है कि h इज ग्रेटर देन 1। तो इस पूरे में f'(h) बेटा मेरा लेस देन 0 होगा इंटरवल में, और इस इंटरवल में 0 से 1 में ये पूरा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि h√h तो मेरा बेटा पॉजिटिव ही है, ये तो मेरा पॉजिटिव है बेटा 0 से इंफिनिटी में। h 0 हो नहीं सकता, इसलिए ओपन इंटरवल लिया है। तो इस इंटरवल में बेसिकली f'(h) दोस्त इंक्रीजिंग आया है, तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0, 1। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इससे बाद है फंक्शन f एज अ लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम या समथिंग। तो वो अगर हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे हमें f'(h) इक्वल टू 0 देना पड़ेगा, ठीक है। और आप देख सकते हो एक्चुअली थोड़ा इजी है कि यहाँ पर अगर मैं f'(h) देखूं, है ना, f का लोकल मैक्सिमा मिनिमा पूछा है, तो यहाँ पर आई कैन क्लियरली सी कि f'(1) जो है, और 1 मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है दोस्त, 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो इंटरवल के एंड पॉइंट था उसमें 0 1 है, f'' का साइन चेंज जो है वो 1 पर हो रहा है, इसलिए मैं f'(1) की बात करना चाह रहा हूँ, और f'(1) मुझे 0 मिल रहा है। 0 मिल रहा है मतलब 1 जो है वो कैंडिडेट बन जाता है मैक्सिमा मिनिमा का, ठीक है। और यहाँ आके बच्चे बहुत बड़ा ब्लंडर करेंगे, मुझे पता है ये चीज, है ना। ये एक ऐसा ब्लंडर है जो बहुत स्टूडेंट्स करेंगे कि सर f'(1) तो 0 है, और 1 के राइट हैंड साइड में फंक्शन जो है डिक्रीज हो रहा है, और 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हम बोल देंगे कि 1 इज मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और यहीं आकर आप गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि f'(1) की भी वैल्यू 0 थी, और अगर f'(1) 0 है और f'(1) भी 0 है, तो हम ना तो 1 को मैक्सिमा बोल सकते हैं ना मिनिमा बोल सकते हैं, और इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा। तो इस क्वेश्चन में ये छोटा सा ट्रैप सेट किया गया था आप लोग के लिए, ठीक है। और अगर आपको ये पता है कि f'(1) की जो वैल्यू है ना, f, तो इसे आप डिफाइन एज अ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नहीं कर सकते बाय द वर्ड्स ऑफ टेक्स्ट बुक। बट मान लो मुझे किसी इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी होती, तो मैं ऑब्वियसली 1 का ही यूज करता फ्रॉम द एओडी का, राइट। तो इस हिसाब से थोड़ा सा ट्रैपी सवाल था, और इसलिए इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ठीक है। तो डिफिकल्टी स्केल पर मैं इसको वैसे तो इजी टू मॉडरेट बोलूंगा, थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव का कैलकुलेशन है वो थोड़ा हो सकता है किसी स्टूडेंट को हैवी लगे, प्लस ये वाला जो ट्रैप है जो बहुत बच्चे का नेगेटिव मार्क्स करवाएगा, ठीक है। उस हिसाब से थोड़ा सा लेंदी और डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, बट मीडियम लेवल पे टच करने वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा सवाल देते हैं ना। दूसरा सवाल में देखो उसने सारे क्रोनिक सेक्शन टच कर दिए, ठीक है। देखो पैराबोला है, ठीक है, और आई थिंक सर्कल है, और एलिप्स है, हाँ। तो पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, तीनों का उसने आपसे एक अच्छा टेस्ट ले लिया। बट ये थोड़ा अच्छा टेस्ट होता है अगर ये ट्रांसलेटेड टाइप फिगर होता है ना,
अभी तो इसमें मैं आपको एओडी से सॉल्व करके बता दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है टेंजेंट का जो स्लोप होता है दैट इज dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो मैं इजीली टेंजेंट का जो पॉइंट है वो निकाल सकता हूँ जब मेरे पास इस स्लोप की वैल्यू है। जैसे y इज इक्वल टू एच स्क्वायर है। ठीक है, अब इसने क्या बोला, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट p इज 4। तो अगर मैं p को लेटर से h1 y1 ले लेता हूँ, तो मुझे ये पता है कि dy बाई डी एक्स एट h1 y1, ये वैल्यू मुझे 4 दी हुई है। इसका मतलब मुझे 2 टाइम्स ऑफ h1 4 दिया है, तो h1 की वैल्यू मेरी 2 आ जाएगी। जैसे ही h1 की वैल्यू 2 आ जाएगी तो y1 की वैल्यू दोस्त मेरी 4 हो जाएगी। राइट, तो मेरे पास पहला पॉइंट P निकल के बहुत इजीली आ गया 2,4। ठीक है, और ये देखते यही हिस्सा वन लाइन मेरे ख्याल से जो इजी मेथड हो सकता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जगह एओडी वाला हो सकता है। अब सेकेंड पॉइंट निकालते हैं। लेट Q बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइन ऑन द सर्कल h स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है, ध्यान रखना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं जिनका सेम स्लोप आएगा। बट क्योंकि उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट दे दिया है, तो हमें ये पता है कि हम लोग जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उस पर h भी ग्रेटर देन 0 है और उस पर y भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूंगा, h से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। ठीक है, और मेरा dy बाई डी एच स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितनी है, -1 है। तो अगर मैं वो -1 रख दूं तो ये बन जाएगा 2h माइनस 2y इक्वल टू 0, मतलब h इक्वल टू y। तो आई गेस मुझे लगता नहीं है आपका अभी पॉइंट निकालने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी होगी, क्योंकि आपका पॉइंट जो है 1,1 आ गया होगा ना। h इक्वल टू वाई, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 और फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। बट यहाँ पर आप ऑब्वियसली देख सकते हो कि चारों क्वाड्रेंट में मुझे एक एक पॉइंट मिल जाता है ऐसा। अब बचता है आर निकालना। ठीक है, एलिप्स दिया है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है आर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, ये भी देता आर है, एलिप्स में पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है, -1/2। तो मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि बहुत इजी है डिफरेंशिएट करना, है ना। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट पड़ा हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इस चीज को अपन को एक्सप्लॉइट करना था इधर। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, और यही एडवांस टेस्ट करता है कि आप कितने ज्यादा कॉन्सेप्ट का क्रॉस रिलेशन देख सकते हो। यहाँ पे आपको वो क्रोनिक सेक्शन के फॉर्मूले लगाने ही नहीं थे कि टेंजेंट की इक्वेशन यूं होती है, राइट। और dy बाई डी एक्स इज -1/2, तो वो मैं डालूंगा यहाँ पे, तो 2x माइनस 4y 0 होके h इक्वल टू 2y आ जाएगा। ठीक है, h बराबर 2y है और मेरी इक्वेशन है h स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 8। तो एच सी जगह एक बार 2y डालोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी और एच सी वैल्यू आई गेस 4 आ जाएगी। राइट, एच सी वैल्यू 4 एच सी वैल्यू 2 आ जाएगी, वहां पे स्क्वायर है। ठीक है, तो P आ गया, Q आ गया और R भी आ गया 2,1। तो अब ये ट्राइंगल अगर अपन देखें तो क्या बन रहा है, यहाँ पे 1,1 है, यहाँ पे 2,1 है और यहाँ से 2,4 है। तो देखो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अच्छा, ट्राइंगल क्यों बनाया, मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं आपके लिए पूरा। ट्राइंगल इसलिए बनाया क्योंकि उसने पूछा है रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पी क्यू आर, मतलब वो सर्कम रेडियस की बात कर रहा है। ठीक है, तो सर्कम रेडियस निकालने के मैं तुम्हें दो तरीके बता देता हूँ। सबसे पहला की प्रॉपर्टी ऑफ अपन वो यूज कर लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का जो हाफ होता है वो अपना सर्कम रेडियस होता है। सब प्रूफ अगर मुझे तुम्हें करके बताना हो तो देखो, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो इक्वल हो जाए, मतलब वो दो वर्टाइसेस से तो इक्वी डिस्टेंट पर है। और अगर मैं ये वाला कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, ठीक है, दिस कंस्ट्रक्शन इफ आई डू, तो ये यहाँ पर बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है ना। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है, तो एक ऐसा पॉइंट जो दो वर्टाइसेस से इक्वी डिस्टेंट और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फुट हो,
वही बेटा आपका सरकम सेंटर हो जाता है। तो सरकम रेडियस आपका आ जाएगा हाइपोटेनियस बाय 2। तो हाइपोटेनियस कितना हो रहा है 3 स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हाइपोटेनियस हो रहा है, और इसका बाय 2 मेरा रेडियस हो जाएगा। तो √10/2 दोस्त मेरी सरकम रेडियस आ जाती। और √10/2 ऑप्शन में डायरेक्टली नहीं है, तो आपको इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना होगा। इससे आपको √5 इंटू √2/2 करके √5/2 करना पड़ेगा। तो √5/2 करते ही आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट बन जाता। अब इसी को करने का एक तरीका और है। मान लो आपको नहीं आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है सरकम सेंटर वाली, या ये चलो एग्जाम में स्ट्राइक नहीं हुई, बट हमारे पास फॉर्मूला तो होता है दोस्त। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास सरकम रेडियस का फॉर्मूला, कैपिटल R इक्वल टू ABC/4 डेल्टा, है ना। और ये नहीं पता है तो फिर ये एक्सक्यूजेबल नहीं है। ये प्रॉपर्टी नहीं पता होना मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, नहीं आती है, बट ABC/4 डेल्टा आपके सिलेबस का पार्ट है डायरेक्टली, राइट। तो वो तो बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मेरा जो ABC है वो मेरा कितना बन रहा है 3√10 अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकालना है, कोऑर्डिनेट से नहीं, ये अब हाफ बेस इंटू हाइट तो आना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है, तो 4 इंटू हाफ इंटू बेस। बेस कितना हो गया 1 और हाइट कितनी हो गई 3। तो वहां से भी आप इसको इजीली निकाल सकते हो कि ये बेसिकली √10/2 हो जाएगी, ठीक है। तो आप सर्कम रेडियस तो ये दो मेथड से कंप्यूट कर सकते थे। अगर आपको स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल नहीं भी आती है तो भी आप इजीली ABC/4 डेल्टा लगा के इसको सॉल्व कर सकते थे ना। दैट वाज नॉट डिफिकल्ट टू डू। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन जो है ये बड़ा अच्छा सवाल है, और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पे आई थिंक बहुत टाइम के बाद ये सवाल आया है। ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। जैसे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसमें मेरे पास बहुत सारी रो होंगी, राइट। R1, R2, R3, है ना। अगर एक एंट्रोस n की मैट्रिक्स है तो n रोज होंगी। तो मैं कोई से भी दो रोज को पकड़ के उनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन कर दूं, मतलब अल्फा टाइम्स RI प्लस बीटा टाइम्स RJ। अगर मैं ये कर देता हूं तो उसको मैं बोलता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस can be obtained by performing elementary row operations on the 3 cross 3 identity matrix। तो जो मेरा I है वो मेरा इस तरह का है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करते तो हमें एक चीज पता होती है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन करने से मॉड्यूलस ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, राइट। अगर मैं डेल्टा आई 1 है और अगर ए जो है सर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आ रहा है, तो मॉड ऑफ डेल्टा ए मेरा के टाइम्स मॉड ऑफ डेल्टा आई होगा, जहां पर के जो है वो मेरा 0 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये के कुछ भी क्यों हो सकता है, क्योंकि मैं 2 टाइम्स 4 टाइम्स हर रो को मल्टीप्लाई कर दूं, उस वाली चीज को हमें ध्यान रखते हुए ये के का मल्टीप्लीकेशन देखना होता है। बट कभी भी ये के 0 नहीं हो सकता है, राइट। क्योंकि अगर हम लोग ने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे बेसिकली जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है उसका रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वो इन्वर्टिबल ही रहेगा। तो के कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो ये इस पे ट्रिक थी, ठीक है। तो इस ट्रिक से ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट तो तुम्हें दिख ही रहा होगा 0, है ना, सारे रोज सेम है। इसका डिटर्मिनेंट देखोगे तो तुम्हारा -2 बन रहा होगा। इसका डिटर्मिनेंट 0 बन रहा है और इसका 0 बन रहा है ना। ये तो कैलकुलेशन तुम इजीली कर सकते हो। तो वहां से तुम्हारा ऑप्शन बी इज द ओनली पॉसिबल आंसर। बट मेरी एक बात समझना, अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, मतलब लेट्स से आंसर सोल्यूशन देते, तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। कहीं से भी कहीं तक ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि दिस इज जस्ट अ टेस्ट
दिस इज नॉट श्योरिटी। अब चीजें यहाँ पे 3 मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट 0 हो जा रहा था, तो आप बीच में आंसर लगा सकते थे डायरेक्ट, इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक होते, इजी सवाल हो गया। बट आपको इसका ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तो ये थ्योरी साइड में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। बट अगर लेटर से किसी को प्रॉपर्टी नहीं पता और वो अगर ये सवाल करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता था, हम वो भी बता देते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मेरी वो मैट्रिक्स है। अब मुझे इसका रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, राइट। सबसे पहला देखो, क्या सारे एलिमेंट्स में 1 बना सकता हूँ, तो उसका आंसर तुम्हें दिख रहा होगा, नहीं। मैं पहली रो तो कर सकता हूँ, मैं R1 में अगर R1 प्लस R2 डाल दूं और फिर उस R1 में R1 प्लस R2 डाल दिया, तो क्या बन गया 1 1 0 0 1 0 0 0 1। फिर मैं R1 में R1 प्लस R3 डाल दूं, तो मेरे पास ये तो बन गया 1 1 1 बन गया, 0 1 0 बन गया, 0 0 1 बन गया। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्त, अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं यहाँ पे 1 ला सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 लाने का एक ही तरीका है कि मैं इसको और इसको ऐड करूँ, है ना। बट इसको और इसको अगर मैंने ऐड किया तो यहाँ पर आपके पास एक लफड़ा बन जाएगा कि ये यहाँ पे 2 बनेगा। और अगर मैं पहले ये वाली चीज करता, लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर ये चीज कर दी होती पहले, तो ये 2 बन जाता, तो मैं एक साथ सबको 1 नहीं बना पाऊंगा, तो इसलिए ऑप्शन ए तुम्हारा एलिमिनेट हो जाता है ना। यही एक तरीका था 1 ट्राई करने का, क्रिएट करने का, ठीक है। हालांकि अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगा लेते तो आपको सिर्फ प्रूफ करने के लिए इसको बचता, बट अभी हम मान रहे कि हमें वो मेथड ही नहीं पता, ये डिटर्मिनेंट वाला, तो फिर हम लोग इस तरह का कुछ ट्राई करते, ठीक है। अजय देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और मुझे इससे चाहिए कितना, मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के 1 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 1 ये निकालना है, ठीक है। तो मुझे अब मैं क्या करता हूँ, देखते हैं अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचना आसान है तो, है ना, क्योंकि इससे ये भी बनना चाहिए अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो, ठीक है। तो जैसे 1 1 1 है, ठीक है, 2 3 4, तो एक काम करो 1 1 1 तो सबसे पीछे शिफ्ट कर दो, 2 3 4 1 2 1 1 1 1, ये हमने रो रीअरेंज कर दिया। ये भी एक तरह का बेटा तुम्हारा रो रीअरेंजमेंट होता है, तो मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप क्या करो, 2 टाइम्स दिस माइनस दिस करो, 2 टाइम्स रो 2 माइनस रो 1 करो, तो यहाँ पर बेटा 0 बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा, और यहाँ पे -2 बनेगा। इधर भी सेम कर दो, 2 टाइम्स करके ये -2 हो जाएगा, ठीक दोस्त। अब क्या करोगे, अब इसको और इसको तुम सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। 2 3 4 0 1 -2, या ऐड कर दो 0 0 -4, ठीक है। अभी हमारे पास कहाँ कहाँ पे खराब एलिमेंट बचते हैं, आइडेंटिटी जो नहीं बनने दे रहे, तो ये -2 वाला बचता है, राइट। और एक ये 1 तो सही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 टाइम्स इधर करके सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, है ना। तो वो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वापस 0 बन जाएगा, है ना। 2 टाइम्स दिस माइनस दिस, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ 2 3 4 0 1 0 0 0 -4 तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब अपन को ये 3 4 को सेट करना स्टार्ट करना है ना, इसको 0 करना है। तो क्या करूंगा मैं, ये 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 2 0 0 0 2 0 4 0 1 0 0 0 -4, और फाइनली मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगा,
तो वहां से मेरे पास देखो ये आइडेंटिटी पे कन्वर्ट हो जाएगा 200 010 0 0 ठीक है। अब इस रो से मेरे को बेसिकली 2 टाइम्स किया है और इस रो में मैंने 4 टाइम्स किया है, तो मैं वो डिवीजन करके स्केलिंग कर सकता हूँ। फर्स्ट रो जो मैं 2 से डिवाइड कर दूं और सेकेंड रो जो मैं -4, थर्ड रो जो -4 से डिवाइड कर दूं, तो ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इस तरह की ऑपरेशन करके चेक कर सकता था, बट ये ऑब्वियसली बड़ा लेंदी और अनइंट्यूटिव मेथड है जब तक आपने रैंक निकालना नहीं सीख रखी है, राइट। तो रैंक निकालना जब नहीं आती है, वो वाले कॉन्सेप्ट नहीं आते, तो ये आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। तो इस लिहाज से मैं इसको एकदम इजी सवाल नहीं बोलूंगा, मैं इसको थोड़ा मॉडरेटली डिफिकल्टी कैटेगरी में ही रखना चाहूंगा, क्योंकि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस आई डोंट थिंक सो 12th क्लास से सिलेबस में उतना डिस्कस्ड पार्ट रहता है। लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सिंगल कैरेक्टर। कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द आईटीएफ द वैल्यू ऑफ दिस इज, है ना। ये सेक्शन का आई गेस इजीएस्ट सवाल था, इसमें आपको कोई एक्सेप्शन या ट्रैप नहीं था, एक्सेप्ट यही कि डॉट इनवर्स सॉर्ट ऑफ -11 -11 नहीं होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि डॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो 0 से पाई में रखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जो -11 है ना, वो बेटा मैं इसको डॉट ऑफ -11 है, और डॉट जो है पाई में पीरियोडिक होता है, राइट। तो इसको मैं डॉट ऑफ 4 पाई -11 भी लिख सकता हूँ, और 4 पाई -11 मेरा दोस्त पाई से छोटा होगा, क्योंकि 11 मेरा 3 पाई से बड़ा होता है, राइट। तो मेरा डॉट इनवर्स डॉट ऑफ 4 पाई -11 4 पाई -11 बन जाएगा ना। यहाँ पर दो ही आप, और आप देख भी सकते है ना ऑप्शन से थ्रू, कि या तो 3 पाई में खेलना है या 4 पाई में खेलना है। 3 पाई पे खेलोगे तो पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री सेटिस्फाई नहीं होगी, दूसरी बात कि वो 11 से बड़ा हो जाता। तो इसकी वैल्यू आ जाए 4 पाई -11 +10 टाइम्स, ये वाला तो सबसे इजी था, साइन ऑफ 2 टाइम्स कॉस इनवर्स 1/√2, वो होता है दोस्त पाई/4, ये बन जाएगा पाई/2, तो ये साइन पाई/2 1 हो गया। बचता है इतना निकालना, साइन ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स 2। तो tan इनवर्स 2 का दोस्त मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। tan इनवर्स 2 है, मतलब ये जो थीटा ये tan थीटा 2 बना रहा होगा, तो ये मेरा √5 बन रहा होगा, है ना। तो ये मेरा बन जाएगा 10 टाइम्स साइन ऑफ 2 टाइम्स साइन इनवर्स 2/√5। अब अगर साइन इनवर्स 2/√5 ये बन रहा है, तो ये और इजी बन जाएगा। देखो कैसे, ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 टाइम्स साइन इनवर्स 2/√5 हो जाएगा साइन इनवर्स, है ना, x इंटू √(1 - x²), तो 2/√5, है ना। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, इंटू √1 - 2/√5 का होल स्क्वायर, दैट इज 4/5। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ये सॉल्व करने पे आ रहा है 10 टाइम्स साइन ऑफ साइन इनवर्स 2/√5 इंटू 1/√5, दैट इज 2/5। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज थीटा ओनली, तो ये बन जाता है 10 टाइम्स 2/5, दैट इज 4। तो यहाँ से 4 है, 10 है, और 4 पाई -11 है, तो 4 पाई -11 +14, ये आपका बनता इवेल्युएट होके 4 पाई +3, और 4 पाई प्लस 8 मिनट 4 पाई -11, अच्छा यहाँ पे 10 भी है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। तो 4 पाई -11, और यहाँ से कितना बनता, +10 बनता, 4 पाई +7 है, और 4 पाई, तो 4 पाई +3, 8 मिनट, क्या यहाँ पे ये मेरे को 4 पाई +11 लेना चाहिए था। नहीं, ये तो 4 पाई -11 ही बनता, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। +10 टाइम्स ये तुम्हारा कितना बनता है, कॉस इनवर्स 1/√2,
π/4 ही आता, sin π/2 प्लस 10 ही आता, सही है। और 10 इंटू ये तुम्हारा अपना आ गया था 2/√5 इंटू 1/√5 दैट इज 2/5, सही है। 10 इंटू 2/5 4 ही आता, तो 10 टाइम्स 2/5 है ना, ये 4 आता, तो 4 + 10 14 माइनस 11 3 4π + 3। तो आंसर तो यार इसका 4π + 7 आना चाहिए था मेरे ख्याल से। अगर अपन प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू से चलते हैं तो इजीली आना तो चाहिए था। देख लेना अगर कुछ कैलकुलेशन एरर हुई हो तो। tan इनवर्स 2 तो अपन ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, और 2 टाइम्स साइन इनवर्स x होता है, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 2x होता है ना इधर, ठीक है। तो ये 4/5 आता, वो वाला करके राइट, तब ये 4π + 7 हो जाता। यहाँ पर बेसिकली तुम्हारा ये 8 होना चाहिए था, है ना। साइन 2 टाइम्स साइन इनवर्स x होता है साइन इनवर्स 2x√1 - x², ये होता है, ठीक है। तो ये छोटी सी एरर हमसे अभी हो रही सॉल्व करते टाइम, ठीक है। बट ये इजी लेवल का ही प्रॉब्लम रहेगा, भले ही मेरे से एरर हो या ना हो, ठीक है। तो ये सेक्शन अगर मैं बोलूँ कोई अच्छे से पूरा पढ़ा हो तो ये फुल्ली डुएबल सेक्शन था, नहीं तो मिनिमम टू मिनिमम इसमें आपका ये सवाल तो पूरा सही होना चाहिए और ये सवाल तो पूरा सही होना चाहिए। मतलब 16 में से 8 मार्क्स था, तो ये फुल्ली डुएबल था, मतलब कोई ऐसा टफ सवाल था ही नहीं 16 में से 8 नंबर का। पहला सवाल अगर आप विजिलेंट एंड अवेयर रहते तो ये आपको 4 नंबर दे सकता था ना, मतलब इस टाइप का सवाल एक्सपेक्टेड होता है कि आप सही करके आओगे पेपर में। बट मान लेते हैं ये आपको -1 दे जाए, तो 7 आउट ऑफ 16 मार्क्स लाना सेक्शन 1 में से मुश्किल नहीं था, ठीक है। 7 आउट ऑफ 16 सेक्शन 1 में स्टोरेबल है। इस प्रॉब्लम को मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि बहुत कम बच्चों ने किया होगा, ठीक है। बट 16 में से 7 मार्क्स इजीली स्टोरेबल है, मैंने नेगेटिव उसका ले भी लिया, ठीक है। तो आई थिंक पेपर वाज सेक्शन 1 का ये एमसीक्यूज वर डूएबल। अभी नेक्स्ट वीडियो में मल्टी कैरेक्टर डिस्कशन आएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।